नया चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है और क्वेश्चन इसमें कम है, फिर भी देख लेते हैं, 2-4 लाइनें इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है ग्लाइकोलिसिस से, लेकिन उसके पहले जो कुछ दिया है उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम सभी लोग ब्रीदिंग करते हैं, क्यों? क्या दुनिया में सभी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट ब्रीदिंग करते हैं? तो क्वेश्चन का तो कोई क्वेश्चन है नहीं, यहां से टिक कर लीजिए। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी की जो नीड है, जिससे डेली एक्टिविटीज होती हैं, हम सब लोगों को एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आएगी कहां से? तो कहोगे फूड से आएगी। अब कैसे एनर्जी मिलेगी, क्या करेंगे, वो सब कहानी यहां लिखी है। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग सीधे रिलेटेड है किससे? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। इसी नाते अभी तक कोई सवाल आया नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। बस ब्रीदिंग का रिलेशन किससे है? तो कहोगे एनर्जी से है। जितनी एनर्जी लाइफ की प्रोसेस के लिए चाहिए वो सब कहां से मिलेगी? तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ऑक्सीडेशन से मिलेगी। किनका ऑक्सीडेशन करोगे? तो जो फूड में पाए जाने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। केवल ग्रीन प्लांट ऐसे हैं वो क्या कर लेंगे, वो प्रिपेयर कर लेंगे फूड, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। और वो लोग लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और अंततः क्या बनेगा? ग्लूकोज, फिर सुक्रोज और स्टार्च। ग्रीन प्लांट 2 सभी सेल या टिश्यू या आर्गन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ग्रीन प्लांट की सभी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि ग्रीन प्लांट की भी जो सेल हैं उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। केवल जिनमें क्या होगा, और वो कहां होंगी? सुपरफिशियल, वही क्या करेंगे? इवन इन ग्रीन प्लांट बाकी जितने आर्गन या टिश्यू या सेल हैं जो नॉन ग्रीन हैं, उनको भी क्या चाहिए? किसके लिए? फूड ट्रांसलोकेट किया जाएगा कहां? सभी नॉन ग्रीन पार्ट। एनिमल के बारे में तो पहले से ही पता है, क्या हेट्रोट्राफिक है, ये अपना फूड ऑब्टेन करेंगे कहां से? प्लांट से। कैसे? या तो डायरेक्ट लेंगे तो हर्बीवोरस कहे जाएंगे, इनडायरेक्ट लेंगे तो कार्निवोरस। इसके ऊपर जो पूरा पन्ना पढ़ डाले उसमें कोई सवाल नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं आया, केवल पढ़ना और भूलना है। सेप्रोफाइट किस पर डिपेंड होते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर। यहां रिकॉग्नाइज करना है कि अल्टीमेटली जीवन में ऑल ऑफ फूड क्या होंगे? रेस्पायर्ड होंगे। किसके लिए? लेकिन वो सारे फूड आते कहां से हैं? फोटोसिंथेसिस से आते हैं। हाँ, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो ये एक टिक कर लीजिए, हो सकता मिल जाए कि ये एक मैकेनिज्म है। क्या? तो कहोगे ब्रेकडाउन करना है किसका? फूड मटेरियल का विद इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी, और इस एनर्जी को ट्रैप करके क्या बना लोगे? तो ये एक लाइन मिली है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, पूछा ये भी नहीं गया है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द, जबकि ब्रेकडाउन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और वो भी केवल किसमें? यूकैरियोट में। जब कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन के द्वारा, तो रिलीज होती है एनर्जी। इसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ये टिक कर लीजिए, एक लाइन और मिल सकती है। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस का मतलब इज कॉल्ड। ये एक क्वेश्चन यहां से मिल सकता है
कि वो कंपाउंड जिनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। जैसे लिखा है क्या क्या होगा, तो प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, तो यहां केवल अंडरलाइन कर लीजिए, ये मिल सकता है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन सेल सारी एनर्जी जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में होगी वो नहीं रिलीज होगी किसमें, सेल में, या नहीं रिलीज होगी किसमें। ये कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर को यहाँ से सवाल पूछना चाहिए था लेकिन अभी तक पूछा नहीं है कि किसी भी सबस्ट्रेट में जितनी एनर्जी पाई जाती है वो सिंगल स्टेप में नहीं निकलती है, वो मल्टी स्टेप में निकलती है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जितनी एनर्जी अगर वो एक साथ रिलीज कर दी जाएगी तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसी नाते रेस्पिरेशन कई स्टेप में किया गया है। पहले ग्लाइकोलिसिस करते हैं वो 10 स्टेप में है, फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं, फिर क्रेब साइकिल चलाते हैं, फिर ईटीएस करते हैं, तब एटी बनता है। तो इसका मेन पर्पज यही है कि अगर एक स्टेप में निकालेंगे तो बहुत सारी हीट क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो किसमें नहीं करेंगे, सिंगल स्टेप में नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीरीज लेंगे, किसकी, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, और जिसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, और जितनी एनर्जी निकलेगी उसको ट्रैप कर लेंगे एज ए किस फॉर्म में। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन सीधे यूज नहीं हो सकती है। इसको पहले क्या करेंगे, एटीपी बना लेंगे और बाद में इसको धीरे धीरे एनर्जी करेंसी की तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। जो एनर्जी एटीपी में ट्रैप होगी उसको इस्तेमाल करेंगे, बाकी एनर्जी प्रोसेस कार्बन स्केलेटन ड्यूरिंग ये बनेगा प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं, अगर हम पूरा पैराग्राफ देख डालें, इस पूरे पैराग्राफ में कोई सवाल नहीं है। यहाँ केवल एक सवाल है ये कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, और एक सवाल ये है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या। बस दो ही क्वेश्चन है, बाकी पूरा पैराग्राफ किसी काम का नहीं। फिर आ गया कि क्या प्लांट सांस लेते हैं, तो कहोगे हाँ प्लांट भी सांस लेते हैं, देखो भाई कैसे। आंसर टू दिस इज क्वेश्चन, ये सीधे सीधे आंसर नहीं दे सकते हो, लेकिन आंसर है क्या, यस ही है, क्योंकि प्लांट को भी क्या चाहिए, किसके लिए, और क्या निकालेंगे, CO2। तो प्लांट में भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि क्या मिलता रहे, O2 मिलता रहे। प्लांट बिल्कुल एनिमल जैसे नहीं है कि हमारे पास एक स्पेशल आर्गन है सांस लेने के लिए, इनके पास ऐसा नहीं है। लेकिन इनके पास है क्या, और क्या है, लेंटिस है। तो ये हो सकता है एग्जाम में मिल जाए कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किससे करेंगे, तो किससे करेंगे, तो आंसर क्या देंगे, तो कहेंगे दो हैं, एक है क्या स्टोमेटा और एक है लेंटिसेल। फॉर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट रेस्पायर कर लेते हैं विदाउट रेस्पिरेटरी आर्गन, तो क्या होगा, विदाउट रेस्पिरेटरी आर्गन। फर्स्ट पहला पार्ट ये है कि प्लांट टेक केयर ओन गैसेस एक्सचेंज, जिस हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए वो अपनी व्यवस्था करता है, वो दूसरे के सहारे नहीं रहता है। और दूसरा, प्लांट डू नॉट ग्रेट डिमांड, प्लांट को ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती है। रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये रेस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा लोअर किसकी तुलना में, एनिमल। सब जनरल है, कुछ क्वेश्चन नहीं है। केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज होता है, और लीफ उसके लिए क्या होती है, एडाप्टेड होती है। व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ O2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों, फोटोसिंथेसिस में O2 निकलती ही है, वही रेस्पिरेशन में क्या होती रहती है, यूज होती रहती है। तो यहां भी कोई विशेष सवाल मिला नहीं है। वही हाल इस पैराग्राफ का भी है। कह रहा है डिफ्यूजन के द्वारा थोड़ी दूर तक जाएंगे। ईच लिविंग सेल, जितनी भी लिविंग सेल हैं वो थोड़ा कहाँ हैं, सरफेस पर हैं, और जब सरफेस पर होंगे तो सीधे एटमॉस्फेयर से O2 उनको मिल ही जाएगा। लिविंग सेल ऑर्गेनाइज थिन लेयर इनसाइड या बीनीथ बार्क, ओपनिंग को कहते क्या हो, लेंटिसेल, जो कि
स्टेम में है। स्टेम का मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना है। यहाँ भी कुछ खास सवाल मिला नहीं है। हाँ, ये एक रिएक्शन आप याद कर लेंगे। रिएक्शन कैसे याद करेंगे? तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 6 ऑक्सीजन चाहिए, तभी 6 CO2, 6 वाटर और क्या? एनर्जी। तो ये आप रिएक्शन याद रखेंगे, ये आपके काम की है। फिर वही कहानी रिपीट कर लिया है कि जो भी एनर्जी निकलेगी उसको क्या बना लेंगे? एटीपी बना लेंगे। सिंगल स्टेप, वही कहानी फिर रिपीट किया है कि सिंगल स्टेप नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, लेकिन कुछ लोग जिंदा रह लेते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो वो लोग कौन होंगे? वो एनाएरोबिक होंगे। ये लाइन टिक कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ये टिक कर लीजिए। फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट क्या था? लैक ऑक्सीजन। पहली सेल जो जीवित रही वो बिना ऑक्सीजन के ही क्या रही? जीवित रही। एक लाइन मिल सकती है। आज दुनिया में बहुत सारे भी, अभी भी बहुत सारे लोग क्या हैं? एनाएरोबिक कंडीशन में रह लेते हैं। ये शब्द है फैकल्टेटिव एनाएरोब। व्हाइल अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ एनाएरोबिक कंडीशन क्या होती है? ऑब्लिगेट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ 2 क्वेश्चन है। एक शब्द होता है फैकल्टेटिव, एक शब्द होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब पक्का नहीं है, ऑप्शनल होता है। ऑब्लिगेट का मतलब पक्का होता है। ऐसे लोग जो एनाएरोबिक थे, एनाएरोबिक हैं और एनाएरोबिक ही रहेंगे, वो ऑब्लिगेट एनाएरोब होते हैं। और ऐसे लोग जो अभी ऑक्सीजन नहीं है तो एनाएरोबिक हैं, और ऑक्सीजन मिल गई तो एरोबिक हो गए, ऐसे लोगों को कहते हैं क्या? फैकल्टेटिव एनाएरोब। ये पक्के एनाएरोबिक नहीं होते। तो अभी तक कभी आया नहीं, लेकिन हो सकता मिल जाए। यहां से कहानी शुरू होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एंजाइम मैकेनिज्म होती है जो क्या करती है? पार्शियल ऑक्सीडाइज करती है। किसको? ग्लूकोज को, विदाउट हेल्प ऑफ, और किसमें तोड़ देती है? पायरुविक एसिड। कहते क्या हो? तो वास्तव में तो ये दो लाइनें तो यहां लिखी होनी चाहिए थी, बस उसके ऊपर कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है। यहां से असली खेल शुरू होता है। तो पहले 2-3 बातें सुन लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। देखिए, सिस्टम ये है कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो कम से कम हमको 4 स्टेप याद रखने चाहिए। तो जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस है। दूसरा बात इसमें याद रखेंगे कि ये O2 के एब्सेंस में हो सकता है, और ये घटना होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। फिर दूसरी जो घटना है वो है लिंक रिएक्शन। क्या होती है भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जितनी घटनाएं हैं वो सब O2 के प्रेजेंस में होती हैं, और ये घटना होती है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरी जो है वो है क्रेब साइकिल, ये भी होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथी साइकिल है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमको सब कुछ इसमें पढ़ना है। ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ना है, लिंक रिएक्शन भी पढ़ना है, क्रेब साइकिल और ETS। इन सबके कुछ नाम भी और हैं,
अभी जो हेडिंग पढ़ेंगे उनके साथ उनके नाम देख लेंगे, जनरल आप ये याद रखोगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एंजाइम ऑफ लिंक रिएक्शन कहाँ पाया जाएगा, मैट्रिक्स। एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल कहाँ, तो भी मैट्रिक्स। लेकिन ईटीएस के एंजाइम कहाँ मिलेंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। या ग्लाइकोलिसिस के कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म। ये घटना क्या होगी, विदाउट ऑक्सीजन होगी। ये तीनों घटनाएं क्या होंगी, विद ऑक्सीजन, मतलब आयरोबिक रेस्पायरेशन अगर हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में हमको ये देखने को मिलेगा। तो कौन सी ऐसी घटना है जो एरोबिक और एन एरोबिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में होगी, तो आंसर देंगे ग्लाइकोलिसिस। और केवल एरोबिक में होगी तो फिर आप ये बताएंगे क्या, लिंक रिएक्शन या क्रेब साइकिल या ईटीएस। हमको तीनों के बारे में थोड़े थोड़े सवाल पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में पहले ग्लाइकोलिसिस दिया है, फिर एक एनारोबिक प्रोसेस फर्मेंटेशन थोड़ा सा दिया है, फिर लिंक रिएक्शन दिया हुआ है, फिर क्रेब साइकिल दिया है, फिर ईटीएस दिया है। अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, फिर मिनिमम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे जरूर। पहला सवाल ये है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो वो यहाँ ही लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो, वो भी बिना ऑक्सीजन के हो, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, और क्या बन जाए, तो क्या कहोगे। ग्लाइकोलिसिस शब्द कहाँ से आया, तो एक ग्रीक शब्द है ग्लाइकोज, और लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलिसिस की पूरी स्कीम 3 वैज्ञानिक, एक का नाम गस्टव एम्बेडन, दूसरों का नाम ओट्टो मेयरहाफ, और तीसरा जे पर्नस। इसी नाते तीनों का नाम मिला दो तो क्या पड़ गया, ईएमपी पाथवे। यहां से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहां सब आने लगेंगे। एन एरोबिक की अगर हम बात करें तो एन एरोबिक में केवल यही प्रोसेस होगी और दूसरी कोई होगी ही नहीं। एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में केवल यही प्रोसेस है, क्या, रेस्पिरेशन। लेकिन एरोबिक में ये तो होगी ही, इसके बाद और भी होंगी। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म में होती है, और किसमें होती है, तो कहोगे सभी में। यहाँ सभी कहने का मतलब है कि एरोबिक में भी होगी और एनाएरोबिक में भी। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल, किसके, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज जो मिलेगा वो कहाँ से, तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, सुक्रोज से। अब सुक्रोज क्या पहले ग्लूकोज बना होगा, उसके बाद सुक्रोज बना होगा, फिर स्टार्च बना होगा, वो प्रोसेस एक अलग पार्ट है। अंततः ब्रेकडाउन के लिए आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज। जो फाइनली मिला कहाँ से है, वो फोटोसिंथेसिस से ही तो आया होगा, या कहाँ से, या तो स्टोर किया होगा आपने क्या, कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लूकोज कहाँ से मिला, तो हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो जो स्टोर स्टार्च है उससे मिला होगा, और या तो भी ताजी ताजी फोटोसिंथेसिस किए होंगे उससे मिला होगा। हाँ, अगर सुक्रोज है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर दोगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन सा एंजाइम यूज करोगे, इन्वर्टेज। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जान लीजिए ये। अगर सुक्रोज यूज करना है तो क्या करोगे, तो सुक्रोज को पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करोगे और फ्रक्टोज का भी इस्तेमाल करोगे। ये दोनों मोनोसेकेराइड कहाँ इंटर कर जाएंगे, ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर जाएंगे। बस याद रखिएगा कि ग्लूकोज अगर इस्तेमाल करोगे तो, और फ्रक्टोज इस्तेमाल करोगे तो जरा सा अंतर है, वो इधर अंतर देख लीजिए। अगर ग्लूकोज से शुरू करोगे तो पहले बनाओगे ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर बनाओगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और अगर फ्रक्टोज से ही शुरू करोगे तो सीधे क्या बना दोगे, तो ये एक स्टेप गायब हो जाएगा। ये एक स्टेप जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट वाला स्टेप है, ये स्टेप नहीं होगा यदि किससे शुरू करेंगे, फ्रक्टोज से। बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे।
तो ग्लूकोज लो चाहे क्या लो, फ्रक्टोज लो, दोनों में क्या जोड़ना पड़ेगा, एटीपी से जरा फास्फेट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 6 फास्फेट बनेगा। इस घटना को क्या कहोगे, फास्फोराइलेशन। किसी में फास्फेट जोड़ोगे तो उसको क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन। एटीपी का पी लिया गया और किस में जोड़ा गया, ग्लूकोज में जोड़ा गया तो ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज में जोड़ा गया तो फ्रक्टोज का। ये काम कौन करेगा, तो ग्लूकोज में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, और फ्रक्टोज में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये काम कौन करेगा, बहुत बार नीट में आ चुका है, बहुत बार नीट में आ चुका है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फास्फोराइलेशन कौन करेगा, तो कहोगे हेक्सोकाइनेज करेगा। ग्लूकोज लोगे तो ग्लूकोज 6 फास्फेट मिलेगा, और फ्रक्टोज लोगे तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट मिलेगा। दिस फास्फोराइलेटेड ग्लूकोज, अब इसकी ग्लूकोज की केवल बात कर रहा है, उसको फिर क्या करेगा, आइसोमराइज कर देगा, तो क्या बन जाएगा। और अगर फ्रक्टोज ही लिया होगा तब तो सीधे फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा। बाद के स्टेप क्या हैं, सेम है। तो ये पूछेगा एग्जामिनर कौन सा स्टेप अलग है, तो केवल एक ही स्टेप अलग है, वो ये वाला है, जो आइसोमराइजेशन वाला स्टेप है, केवल वही अलग है। क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाओगे, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाओगे। बस ये जो स्टेप है ये क्या है, ये अलग है। कह रहा बाकी सारे स्टेप यहां दिए हैं, कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, तो आंसर देंगे 10 स्टेप में। यहां बेटा कितने स्टेप होने वाले हैं, अंडरलाइन कर लो 10। और सबके एंजाइम सेम होंगे कि अलग, तो सबके एंजाइम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और अंततः क्या बन जाएगा, पायरुवेट। कहां से, कह रहे स्टडी करोगे तो कह रहा इसको नोट कर लो, कह रहा नोट कर लो, तो इसका मतलब पूछेगा कौन कौन से स्टेप हैं जहां इस्तेमाल होगा या जहां सिंथेसिस होगी किसकी, और क्या बनेगा। तो यहां केवल 2 ही सवाल हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जहां एटीपी यूज होगा और कौन कौन से स्टेप हैं जहां एटीपी रिलीज होगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन टिक करना है, तो टिक करने का दिमाग समझ लीजिए। ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें फास्फेट बढ़ा हो तो जान लेना एटीपी लगा है। जैसे देखो ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फास्फेट बढ़ा है ना, बढ़ा है तो इसका मतलब एटीपी लगा। और देखो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, फास्फेट बढ़ा है ना, तो फिर एटीपी लगा। और जहां देखो फास्फेट घटा होगा, यहाँ देखो लिखा 1,3 बाई फास्फो, और यहाँ क्या लिखा है 3 फास्फो, मतलब यहाँ 2 फास्फेट, यहाँ 1 फास्फेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एटीपी निकला है। तो अगर आपको नहीं भी पूरा याद है तो अंदाजा लगा कि आप आंसर सही कर लेंगे। जहां फास्फेट बढ़ा होगा वहां एटीपी लगा होगा, और जहां फास्फेट घटा होगा वहां एटीपी बना होगा। क्लियर। कह रहा है एटीपी कहां खर्चा करोगे, तो कहोगे 2 स्टेप में। पहला कब, तो जब ग्लूकोज से क्या बनाओगे, या तो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाओगे, बात एक ही है। और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को किस में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर हो गया। फिर ऐसे आया फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बाई फास्फेट टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल, इसमें एक कौन बना 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और एक बना क्या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये 6 कार्बन का है तो ये 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन का। हाँ यहाँ एग्जामिनर ये भी पूछता है कितने कार्बन वाले हैं, तो इसके ऊपर जितने सब क्या हैं और इसके नीचे जितने सब 3 कार्बन, ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा एक ही स्टेप है जहां क्या बनता है, और NADH+H+ कैसे बनेगा, NAD+ से बनेगा। कब, जब देखो रट लीजिएगा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करें तो बताओ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। एल्डिहाइड को एसिड में, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किए तो ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई स्वयं ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो तभी तो NAD किस में कन्वर्ट हो गया,
NADH2। तो ये भी दिमाग लगा लेंगे, जहां क्या होगा, एल्डिहाइड से एसिड बना होगा, वहां क्या बनेगा, NAD+ बनेगा। तो ये आराम से सोचेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, वरना आप रटते रहोगे केवल कहाँ ATP खर्चा होगा और कहाँ ATP बनेगा। जहां फास्फेट बढ़ेगा वहां लगेगा, और जहां फास्फेट घटेगा वहां ATP बनेगी। जहां एस अल्कोहल से एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, वहां NADH2 बनेगा। कह रहा 2H+ निकाल लेंगे, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में, कहां से, एल्डिहाइड से, और किसको दे देंगे, NAD+ दे देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा। PgAl फिर से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। साथ में क्या लगा था, इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो किसमें कन्वर्ट हुआ, बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, एक फास्फेट कम हुआ, जैसे एक फास्फेट कम होगा वैसे ही हमको क्या मिलेगा, तो रटेंगे नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। एक और ATP बनती कहां से, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड से, पायरुवेट, फास्फेट घटा नहीं घटा, यहाँ फास्फेट है, यहाँ फास्फेट नहीं है, फास्फेट घटा, इसका मतलब ATP बना। तो एक ATP ये बना है, एक ATP ये बना है, और ऊपर क्या है, 2 ATP लगे हैं। कुल 5 क्वेश्चन मिले, 2 ATP लगने वाले, 2 ATP बनने वाले, और एक NADH2 निकलने वाला, बस यही 5 क्वेश्चन। एक हेक्सोकाइनेज वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट करा, क्या कैलकुलेट कर सकते हो कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ATP अगर सिंथेसिस पूछेगा तो 4 दीजिएगा, ठीक है। इस दौरान ATP कंज्यूम भी तो होंगी, तो 2 दीजिएगा। तो ATP का नेट गेन तो क्या दीजिएगा, और क्या मिल गया है, कितने, 2 मिले हैं भैया, 2 मिल गए हैं, क्योंकि यहां स्टेप 2 स्टेप में चलेगा ना, तो ये कितने मिल गए, 2 मिल गए। इनके ATP यहां ना जोड़ देना, एक NADH2 से 3 ATP बनते, तो 2 से कितने हो गए, 6, वो 6 यहां मत जोड़ देना, वो 6 अभी निकले कहां हैं, वो तो ETS में निकलेंगे ना। इसी नाते यहां नेट गेन पूछेगा तो 2, कंज्यूम पूछेगा तो 2, सिंथेसिस पूछेगा तो 4। जो सवाल आएगा वही सवाल बताएंगे। पायरुविक एसिड क्या है, प्रोडक्ट है किसका, कहोगे ग्लाइकोलिसिस का। कह रहा इसका क्या करोगे, तो करेंगे क्या, 2 ऑप्शन है, या तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाएंगे, या तो पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे, और या तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएंगे। कैसे तय करोगे, तो बता रहा हूं कैसे तय करेंगे। अगर ऑक्सीजन है तब तो एसिटाइल कोएंजाइम A वाली चेन चलाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो 2 ऑप्शन है, या तो क्या कर ले अल्कोहल, और या तो क्या बना ले लैक्टिक एसिड। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एंजाइम पर, एंजाइम कौन सा मिल रहा है। आयन एरोबिक कंडीशन में आपके पास एंजाइम कौन सा है, अगर अल्कोहल वाला है तो अल्कोहल बन जाएगा, और लैक्टिक एसिड वाला तो लैक्टिक एसिड। तो बताओ फर्मेंटेशन करोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे, तो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पर। अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक, और नहीं है तो फर्मेंटेशन। कह रहा ये किस पर तय होगा, सेल की नीड। ये मिटा दे बेटा, कह रहा 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बेटा, 3 रास्ते हैं, जिसमें सेल पायरुविक एसिड का कुछ ना कुछ तय करेगी। एक रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है, क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लेकिन ये और तीसरा रास्ता कब है, 3 ही रास्ते हैं। लिखा फर्मेंटेशन कब होगा, तो जब कंडीशन क्या होगी, काम कौन करेगा, या कुछ क्या करेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे ईस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहते हैं और क्या चाहते हैं,
सारे CO2 निकल जाएं तो फिर क्या चलना पड़ेगा, और तो ये क्या हो जाएगा, और फिर हमको क्या चाहिए। तो भविष्य बिल्कुल क्लियर कि पायरुविक एसिड का क्या करोगे, तो कहोगे तीन रास्ते हैं, या तो लैक्टिक एसिड, या तो अल्कोहलिक, या तो एरोबिक। अगर O2 है तो एरोबिक, और O2 नहीं है तो भी दो ऑप्शन है, फिर वो तय होगा एंजाइम पर और ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो पहले फर्मेंटेशन पढ़ लेते हैं, बस रिएक्शन पहले देख लो, ज्यादा काम की है। देखो यहां से लेकर के यहां तक का तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो ग्लाइकोलिसिस दी है, सीधे पायरुविक एसिड बन गया। ये दिया क्यों है वो ये बताना चाह रहा था, ये कि क्या बन गया था NaDH2 एक की दो, ये दो बने होंगे, तो ये मॉलिक्यूल भी तो दो होगा, पायरुविक एसिड भी तो दो होंगे। एक का देख लीजिए, पायरुविक एसिड से अगर इथेनॉल बनाओगे, ध्यान सुनिएगा, पायरुविक एसिड से अगर इथेनॉल बनाओगे तो यहाँ दो एरो लगे हैं, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड एक एरो। उसका कॉन्सेप्ट इतना है, यहां से यहां तक दो स्टेप चलते हैं और यहां से यहां तक एक स्टेप चलते, यहां दो एंजाइम लगेंगे और यहां, और फर्क देखो, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन, 3 कार्बन, और इथेनॉल में कितने कार्बन, 2 कार्बन। इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन भी करना पड़ेगा। इसी नाते यहां क्या है, 2 स्टेप, और यहां क्या है, एक। और फर्क देख लीजिए, अगर एक पायरुविक एसिड लोगे तो एक लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 लोगे तो 2 बनेगा। इसका मतलब कितने लैक्टिक एसिड बने, तो कितने NaDH2 लग जाएंगे, दोनों लग जाएंगे। तो जो यहां बने थे वो दोनों यहां खर्चा हो गए। फिर देखो, अगर एक लोगे तो एक इथेनॉल बनेगा, 2 लोगे तो 2 बनेंगे, एक में एक लगेगा तो 2 में कितने लगेंगे, तो 2 यहां बने थे 2 यहां लग गए। कहने का मतलब है कि जो NaDH2 ग्लाइकोलिसिस में बने थे वो दोनों वेस्ट हो गए, कहां, फर्मेंटेशन में। अच्छा ATP का हाल क्या हुआ, ना यहाँ ATP बनी है ना यहाँ ATP बनी है। तो अगर आपसे कहा जाए इस समय तक ATP कितनी आपके हाथ में है, वही 2 हैं, कौन सी वाली, ग्लाइकोलिसिस। तो फर्मेंटेशन में नेट ATP का गेन अभी भी क्या है, 2 ही ATP है। क्यों, क्योंकि कोई स्पेशल ATP यहाँ बनी नहीं। बस अब याद क्या रखना है आपको, 3 क्वेश्चन और याद रखने हैं। एक एंजाइम ये याद रखना है और 2 एंजाइम याद रखना, बस सिर्फ 3 क्वेश्चन और। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और पायरुविक एसिड से इथेनॉल का एंजाइम 2, पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। बस इतने ही क्वेश्चन याद रखने हैं, लिखा चाहे जितना यहां हो। देखो कह रहा फर्मेंटेशन में, जैसे कि इसमें कहा देखते हैं क्या होता है, याद रखिएगा क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। हमेशा कब होता है, एनारोबिक कंडीशन, जिसका बाय ए सेट ऑफ रिएक्शन, जहां पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, इथेनॉल, और किसमें। एक सवाल अभी 2-3 साल पहले आया है, किस प्रोसेस में CO2 निकलता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं निकलेगा, भूल जाते उसको। ऑप्शन मिला दे दिया था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, किसमें निकलेगा। ऐसे बना दिया, ग्लाइकोलिसिस में क्रेब, ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब साइकिल में, ETS में, बताओ कहां निकलता CO2। आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में देखिएगा CO2 कौन कौन से स्टेप में निकलता है। तो देखो कैसे, ग्लाइकोलिसिस में नहीं निकला, लैक्टिक एसिड में नहीं निकला, अल्कोहलिक में निकला, लिंक रिएक्शन में निकला, क्रेब साइकिल में निकला, ETS में फिर नहीं निकला, कहां निकला। तो सबसे पहले कहो अल्कोहलिक में निकला, और लिंक रिएक्शन में निकला, और क्रेब साइकिल। आया हुआ सवाल है PYQ का, 2 ही 3 साल पहले आया है, घर जाके देखिएगा।
हाँ, तो क्या बना बेटा, CO2 निकला और क्या निकला, इथेनॉल। एंजाइम बताओ कौन सा लगा, कौन सा लगा, पायरुविक एसिड, और कौन सा लगा, कितने एंजाइम लगे, 2। पहले कौन सा लगा, पहले डीकार्बोक्सिलेज लगा, पहले CO2 निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेज। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कुछ बैक्टीरिया, वो क्या बनाएंगे, कहां से, कह रहा फिगर देख लो। अगर हम एनिमल सेल में जाएं, जैसे कहा, वहां भी जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है। बस ये याद रखिएगा, ये रिड्यूस लिखा है बेटा, पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनाए तो क्या किए थे, लेकिन पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाए तो रिड्यूस कर दिए। कैसे रिड्यूस कर दिए, तो देखो क्या किए हैं, NaDH2 के H यूज किए गए हैं ना, NaDH2 के H यूज किए गए हैं। अगर NaDH2 को NAD प्लस में कन्वर्ट करें तो ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। अगर कोई स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को, इसका मतलब घटना कौन सी है, यहां रिडक्शन हुआ है बेटा, याद रखिएगा। रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाई, तो जल्दी में ना रहिएगा, एक रिडक्शन दिखा रहा और एक, क्योंकि एक में CO2 निकला है और CO2 निकलने का मतलब ही है क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या अंतर, एक क्या हुआ है और एक क्या हुआ है, रिड्यूस। एक में कितने स्टेप, 2 स्टेप, एक में 1 स्टेप। लैक्टिक एसिड में एंजाइम का नाम बताओ, बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया, ठीक है, लिखा जरूर है इन बोथ प्रोसेस, लेकिन यहां ये भी तो लिखा है इनकम्प्लीट क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, चाहे लैक्टिक एसिड चला लो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नहीं निकलेगा, एनर्जी। तो बहुत कम एनर्जी निकली और सारी एनर्जी ट्रैप करके क्या नहीं बना पाए, एटीपी नहीं बना पाए, किसमें, ना तो एसिड में ना तो अल्कोहल। तो बताओ नेट एटीपी क्या हो, तो भैया जो पहले थी वो अभी भी है क्या, वही 2 एटीपी। तो नेट एटीपी का आंसर अभी भी क्या है, 2 एटीपी। जब एक मालिक्यूल ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे, ईस्ट अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है अगर अल्कोहल कंसंट्रेशन कितनी पहुंच जाए, तो आपको रटना है कितना, 13%। मैक्सिमम कितनी होती है, तो 13% से ज्यादा होती है, 13% से ज्यादा। मर जाएंगे लेकिन अल्कोहल ज्यादा बनाएंगे, ठीक है, 13% जानलेवा है लेकिन अल्कोहल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। और ज्यादा कंसंट्रेशन कैसे मिलती बेटा, तो और ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है उससे डिस्टिलेशन, याद आया, डिस्टिलेशन होता है, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे करोगे और सारी एनर्जी कैसे निकालोगे, तो देखो क्या करेंगे, कह रहा अभी तक एटीपी तो बहुत कम मिली हैं, मिलनी बहुत सारा है। तो यूकैरियोट में क्या होगा, स्टेप टेक विद इन द, किसकी मदद से, तो कहोगे क्या, अब क्या करोगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे, किसके प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, और क्या, और क्या मिलेगा, ये कॉमन है किसमें, हायर। कह रहा इसको यहां पढ़ेंगे, अभी तक कोई दिक्कत, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कहां जाना पड़ेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है क्या, बना कहां था, साइटोप्लाज्म में बना था, इसको कहां ले जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ले जाओ और फिर क्या करो, एरोबिक। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो स्टेप वाइज रिमूव करो क्या, सारे हाइड्रोजन जो उसके पास हो, तो सारे क्या निकाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पायरुविक एसिड में कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन डाइऑक्साइड, C3H4O3 होता है इसका फार्मूला, ठीक है, 3 ही कार्बन तो है उसमें, तो 3 ही CO2 तो निकलेंगे। पासिंग ऑन दीज इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेगा,
भाई अगर आप प्रोटॉन रिमूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को लिखा है जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, इनको अंततः कहाँ पहुंचा दोगे, ऑक्सीजन, और तभी हमको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, कह रहा नोट कर लो भैया, पहली प्रोसेस कहां होगी, पहली का मतलब ये है, पहली का मतलब ये है कहां होगी, जबकि दूसरी प्रोसेस, तो दूसरी कौन सी है, मतलब तोड़ के CO2 बनाने तक का काम कहां करेंगे, मैट्रिक्स में, लेकिन एटीपी बनाने का काम कहां करेंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां हेडिंग डाल दीजिए लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन या इसका एक दूसरा नाम है ये लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, हेडिंग पड़ा होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं डाला इन लोग। यहां लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। आप आखिरी में आपसे नाम पूछेंगे, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम, पिछले साल ही एक मैचिंग का सवाल आया है, इधर 4 नाम लिखे उधर 4 नाम लिखे हैं, केवल मैच करवा दिया है। तो लिंक रिएक्शन की मैचिंग किससे कराओगे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो ETS है उसी का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो 4 नाम इधर लिखे थे, 4 नाम उधर लिखे थे, अभी लास्ट ईयर आया। शुरू करें बेटा, लिंक रिएक्शन देखो क्या है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर हम ये एक मॉलिक्यूल लेंगे तो ये कितने मॉलिक्यूल बनेगा, एक, तो CO2 कितना निकलेगा, एक निकलेगा, और एक ही क्या मिलेगा, NaDH2। लेकिन एक ग्लूकोज से कितने मिले थे, ये 2 मिले थे, तो अगर ये 2 मिले हैं तो ये भी कितने हो जाएंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे। तो आपसे पूछेगा लिंक रिएक्शन के बाद आपके हाथ में क्या आया, तो कहोगे 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और 2 ही क्या है, NaDH2। याद रखिए लिंक रिएक्शन तक आपके हाथ में कितने NaDH2, तो 2 वाले ग्लाइकोलिसिस वाले और 2 वाले यहां, ठीक है, और कितने CO2, 2 ही CO2, अभी निकले ताजे ताजे है ना, इससे पहले तो कोई निकला नहीं था, याद रखेंगे। एंजाइम कौन सा, नाम नहीं भूलेंगे, कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रेट। और इस एंजाइम के लिए कोई एंजाइम ए चाहिए, और क्या चाहिए, NAD+, क्या है, कोई एंजाइम है कि नहीं है, याद आया जब बायोमोलिक्यूल में पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था NADN FAD, कोई एंजाइम का काम करते हैं, नहीं लिखा है, जो विटामिन लिखा हुआ है। तो इसके लिए कोई एंजाइम काम कौन करेगा, NAD। ये सब क्वेश्चन, और ये ना भूलिएगा क्या, मैग्नीशियम आयन याद रखिएगा। चलो क्या, पायरुवेट जो कि बना किससे था, ग्लाइकोलिसिस से, वो कहाँ था, साइटोप्लाज्म, कहाँ पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, किसमें गया, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। जब कभी किसी से CO2 निकाला जाता है तो डिकार्बोक्सिलेशन, और CO2 डाला जाता है तो कार्बोक्सिलेशन। तो यह निकाला गया है बाई ये रिएक्शन एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, रिएक्शन कैटलाइज बाई पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर क्या, कोई एंजाइम, कौन सा और कौन सा, हाउ मेनी कोई एंजाइम रिक्वायर फॉर 1 पायरुविक एसिड, 2, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए, दोनों के नाम याद रखिएगा। एक पायरुविक एसिड को एक एसिटाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगेगा और क्या मिलेगा, लगेगा एक NAD+, लगेगा एक एसिटाइल कोएंजाइम A, और मिलेगा एक एसिटाइल, हाँ, और मिलेगा क्या, एक एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक ही CO2 मिलेगा और एक ही NADH2 मिलेगा। और अगर 2 ले लेंगे तो डबल कर लेना। इस पूरी प्रोसेस में क्या लिखा है, 2 मॉलिक्यूल क्या मिल गए,
कहां से? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि कहां से मिला है? सब फिक्स रखिएगा, एक ग्लूकोज से है कि कहां से? जो एस्टाइल कोएंजाइम ए है, अब वो कहां जाएगा? नाम ना भूलिएगा, क्या नाम है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में TCA, जिसको कहते क्या हैं? एक वैज्ञानिक जिनका नाम उन्होंने ही पहली बार एक्सप्लेन किया था। अच्छा, एनसीईआरटी में देखो बहुत बढ़िया दी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बढ़िया लाइन खींची है, फिर डॉटेड, फिर डॉटेड, डॉटेड, फिर लाइन खींची है, क्योंकि क्रेब साइकिल के सारे स्टेप नहीं दिए हैं। क्रेब साइकिल के सारे स्टेप नहीं दिए हैं, जितने दिए उतने ही आप याद रखिएगा, लगभग लगभग उतने से ही काम चल जाएगा। क्या हो रहा है देखो जरा पहले, ये तो है पायरुविक एसिड, कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये कोएंजाइम ए लगा, एक NAD लगा, तो देखो मिला क्या? एक मिला एस्टाइल कोएंजाइम ए, एक क्या निकल गया और एक क्या मिल गया? अभी इसके पास कितने कार्बन? ये एक ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन? इसमें 2, इसमें 4, तो मिला के बना क्या? पहला प्रोडक्ट चूंकि सिट्रिक एसिड है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी नाते इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक बार क्या किया? डी कार्बोक्सिलेशन, और NADH2 बनाया, मतलब डिहाइड्रोजनेशन किया, तो क्या मिल गया? अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब चूंकि एक CO2 निकल गया तो 5 ही कार्बन, फिर एक बार डी कार्बोक्सिलेशन किया, डिहाइड्रोजनेशन किया, और देखो एक और काम किया, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, तीनों इकट्ठा ही दिखा दिया है, तो सीधे कहां पहुंच गया? सक्सनिक एसिड। जितने कार्बन? 4 कार्बन, और टोटल कितनी CO2 निकलनी थी? 3 ही तो निकलनी थी भाई, एक यहां निकल गई, एक यहां निकल गई, एक यहां निकल गई, तो अब निकलने की जगह तो बची नहीं, तो अब कार्बन नहीं घटेंगे। यहां से यहां जाएंगे तो एक बार क्या मिल जाएगा? FADH2, और ये फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, लेकिन अब लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, और फिर मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाएंगे, तो एक बार और क्या बनेगा? NADH2। क्वेश्चन बताएं आराम से, एक मॉलिक्यूल एस्टाइल कोएंजाइम में अगर एक क्रेब साइकिल चला देगा तो आपके हाथ में क्या आएगा? देखो क्या आएगा, आपके हाथ में आएंगे 2 CO2, सही है। आपके हाथ में कितने NADH2? आपके हाथ में आए 3 NADH2, कितने FADH2? एक FADH2, और कितनी ATP? एक ATP। बस याद रखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, लेकिन एक तो होगा नहीं, मॉलिक्यूल तो 2 होंगे, तो अगर 2 होंगे तो सब के आगे क्या कर देंगे? सब के आगे 2 कर देंगे। जैसे इसको क्या कर देंगे? 4 CO2, इसको क्या कर देंगे? 6, इसको क्या कर देंगे? 2, और इसको क्या कर देंगे? 2। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछेगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर क्वेश्चन में एक ग्लूकोज से चलाया है, तो आप समझ लेना कि डबल क्रेब साइकिल चलानी है, और या तो कहे कि एक एस्टाइल कोएंजाइम चलाना है तो आप सिंगल चलाइएगा, एक पायरुविक एसिड तो भी आप सिंगल चलाइएगा। ग्लूकोज से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करिएगा? डबल चलाइएगा। ठीक है, एक का क्लियर। कितने CO2? 2 CO2, एक में 2 CO2, 3 NADH2, तो एक FADH2 और एक ATP, और डबल, तो सब क्या करिएगा? डबल कर लीजिएगा। क्लियर है? बस इतने ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, जब ATP निकलता है तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं, और इसमें GTP और GTP का क्या है? कपल्ड रिएक्शन चलती है। पहले GTP किस में कन्वर्ट करेगा? GTP में, फिर ये वापस किस में जाएगा? GDP, तब क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। तो कितने स्टेप का सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन? तो कहोगे एक स्टेप का। क्या? एक स्टेप का। अभी लास्ट एक सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है? यही है, पिछले साल कहो सेक्शन बी में आया था, सेक्शन ए में आया होता अच्छा सवाल था। क्रेब साइकिल का कौन सा स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है? कहोगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जहां ATP बनता होगा, जहां ATP बनता होगा। अब चलो इधर पढ़ते हैं। TCA साइकिल शुरू होती है किससे? तो कहोगे कंडेंसेशन करना है। किसका?
किससे? तो क्या बनेगा? वाटर। और क्या बनेगा? अरे हाँ, क्या जुड़ेगा? वाटर। तो क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। रिएक्शन में एंजाइम कौन सा? और साथ में एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? इसी ना सिट्रिक एसिड से क्या है? देखो आगे चूंकि दिया तो है नहीं, आपको रटना है। सिट्रिक एसिड से बनता आइसोसिट्रिक एसिड। यहाँ लिखा है क्या हो गया? आइसोसिट्रेट। इसके बाद कितनी बार आप डी कार्बोक्सिलेशन करोगे? 2 CO2 2 O लगातार करेंगे तो अंततः क्या बन जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। से क्या बन जाएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन होंगे इसमें? 4। 2 CO2 निकल चुके, 4 ही तो होंगे यहाँ। कह रहा रिमेनिंग स्टेप में याद रखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्जेलो। अंततः फिर इसको हमको क्या बनाना है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तभी तो साइकिल क्या होगी? कंटिन्यू। ये टिक कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? जीटीपी। और ये क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्योंकि जीटीपी को कन्वर्ट कर देंगे जीटीपी में तो एटीपी बन जाएगा। कहां से? एटीपी। ये इसी साल पिछली बार क्वेश्चन आया है। कह रहा 3 ऐसी जगह हैं जहां क्या बनेगा? NADH2 बनेगा। और एक ऐसी जगह है जहां क्या बनेगा? FADH2 बनेगा। FADH2 रिड्यूस होकर क्या बनेगा? FADH2। कह रहा ऑक्सीडेशन कंटिन्यू होता रहेगा किसके द्वारा? TCA। कंटिन्यूअस खर्चा होता रहेगा क्या? तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। आल्सो रिक्वायर रीजनरेशन। हमको साथ में ये भी तो बनाने पड़ेंगे। अगर आप धनाधन NAD खर्चा करते जाओ, FAD खर्चा करते जाओ तो एक दिन NAD भी तो कम पड़ जाएंगे, FAD भी तो कम पड़ जाएंगे। तो हमको किस किस का रीजनरेशन करना पड़ेगा? तो देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का करना पड़ेगा और NAD का भी और FAD का भी। कह रहा समरी इक्वेशन देख लो। तो जरा देखो, एक पायरुविक एसिड लिया बेटा, पायरुविक एसिड से ले लिया है पूरा। तो पायरुविक एसिड से अगर लिया होगा तो कितने CO2 निकालोगे? अब बताओ कितने NAD निकलेंगे? तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में 1 और यहाँ 3, तो कुल कितने हो गए? क्लियर है? एक ही FAD तो लगेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 1 ADP लगेगा। इधर प्रोडक्ट देख लो क्या है, 4 NADH2 मिल जाएंगे पूरा लिखा हुआ, 1 FADH2 मिल जाएगा और 1 क्या मिल जाएगा? 80। बस याद रखें कहां शुरू किया है? पायरुविक एसिड से। अगर एसिटाइल कोएंजाइम में शुरू किया होता तो यहां लिखते 2 CO2, यहां लिखते 3, बाकी ये सेम रहता। कह रहा इतनी मेहनत कर चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस चला चुके हैं, लिंक रिएक्शन चला चुके हैं, क्रेब्स साइकिल भी चल गया, एटीपी कितने हाथ में आए? जल्दी नहीं, आराम से बताओ। अभी तक एटीपी केवल 2 पहले आपको मिले थे और 2 अभी मिले हैं। कुल कितने हैं? 4 हैं। 2 क्रेब साइकिल वाले, 2 बार क्रेब साइकिल चलेगी, 2 वहां हो गए, और 2 ग्लाइकोलिसिस वाले। कुल कितने मिले? कहा इससे अच्छा तो फर्मेंटेशन ही ठीक था, 2 ही में काम चल रहा था। इतनी मेहनत किया, एटीपी कितने मिले? 4। इसका मतलब अभी कुछ बाकी है, तभी सारे एटीपी मिलेंगे। वो यहाँ भूमिका बनाया है। कह रहा वी हैव स्टिल नाउ सीन ग्लूकोज चुकी है, सारे CO2 निकल चुके हैं, लेकिन मिला क्या? क्या मिला? 8 क्या मिल गए? NADH2। और 2 क्या मिल गए? FAD। ये 8 कहां से लिख दिया है भाई? एक पायरुविक एसिड वाले में 4 मिले थे, तो 2 में कितने मिल जाएंगे? 8। अभी ग्लाइकोलिसिस वाले छोड़े पड़े हैं, उसके भी तो 2 होंगे, नहीं होंगे 2? FADH2 2 मिले हैं, लेकिन एटीपी अभी तक केवल कितनी बनी? यहां तो केवल 2 ही बनी। यू मे बी वंडरिंग, आपको आश्चर्य होगा, आप डिस्कस करेंगे। एक तो अभी क्या नहीं हुआ है, O2 का कोई नाम नहीं आया है। क्या कोई नाम आया है? कह रहा अभी तक पिक्चर में ही नहीं आया है। और आपको हमको क्या नहीं मिली अभी तक? एटीपी अभी नहीं बनी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है।
तो कह रहा है रोल है किसका और किसका, क्या रोल है इसका ये भी पता होना चाहिए, और हमको ये समझना पड़ेगा क्या रोल है किसका। तो ये भूमिका बनाया है केवल ये बताने के लिए कि इतनी मेहनत हो चुकी है, सारी CO2 निकल चुकी हैं, ढेर सारे NADH2 मिल चुके हैं, ATP बहुत कम बने हैं, और अभी पढ़ रहे हो एरोबिक रेस्पायरेशन, वो ऑक्सीजन का कहीं नाम नहीं आया है, इसका मतलब कुछ बाकी है। तो क्या बाकी है, वो ये बाकी है। पहले ये पढ़ लेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। घबराएंगे नहीं, बहुत आसान ये फ्लो चार्ट बना है, बस बना अजीब तरीके से, अजीब लग रहा है। देखो क्या है, पहले तो आप ये रटेंगे कि कितने कॉम्प्लेक्स हैं, 1 2, उसके बाद 3, फिर 4, और फिर आखिरी में ये कौन सा है 5। अब देखो हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 पर NADH2 को NAD में कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, प्रोटॉन भी निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, और जो प्रोटॉन होगा उसको इधर पंप कर दिया जाएगा। फिर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पर फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनाएंगे, सॉरी सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, तो FADH2 बनेगा, FADH2 को फिर से FAD में कन्वर्ट करेंगे तो 2 चीजें निकलेंगी। कुछ लिखो नहीं, सुनो केवल, निकलेगा इलेक्ट्रॉन और निकलेगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, प्रोटॉन को यहां पहुंचाएंगे। तो इस पूरे का एक कॉन्सेप्ट है क्या, NADH2 और FADH2 से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाइड्रोजन को पहुंचा देना है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे चलाना है, बस इतना ही करना है। क्यों चला रहे हैं वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन कैरियर पर चलता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है उसी से प्रोटॉन यहां पंप करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे न चलाया जाए तो प्रोटॉन यहां जाएंगे नहीं। तो यहां इकट्ठा क्यों करना चाहते हो, तो अगर यहां प्रोटॉन नहीं इकट्ठा करोगे तो वापस यहां नहीं आएंगे, और अगर वापस नहीं आएंगे तो ATP नहीं बने। तो इस पूरी हेडिंग का सार दिमाग में रख लीजिए क्या है। इस पूरी हेडिंग में एक कॉन्सेप्ट है केवल कि NADH2 और FADH2 से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा इनर मेम्ब्रेन पर मूव कराएंगे, उससे प्रोटॉन को पंप किया जाएगा। कहां से, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। एक बार इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उनको जब वापस लाएंगे मैट्रिक्स में तो क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। बस इतने कॉन्सेप्ट है, कैसे वो देखो। देखो हो ये रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां आया 3। बड़ा आसान है, 1 से भी 3 और 2 से भी 3। 3 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो घुमा फिरा करके कहां आ गया 4, बस इधर चला आया, बात खत्म। तो 1 से कहां गया 3, 2 से कहां गया 3, 3 से कहां गया, और 4 से कहां पहुंच गया ऑक्सीजन के पास, बस खत्म इलेक्ट्रॉन का खेल। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला, 1 से 3, 2 से 3, 1 से भी 3, 2 से भी 3, और 3 से और 4 से ऑक्सीजन। अब अंदर डिटेल में देख लो भाई क्या है, जरा एक का बताना केवल। पहले किसके पास गया, FMN, फिर आयरन सल्फर, यूबी क्यूनॉल, फिर साइटोक्रोम B, बस रुक जाओ इधर देखो, FAD, फिर आयरन सल्फर, यूबी क्यूनॉल, और फिर साइटोक्रोम B। क्लियर हो गया, साइटोक्रोम B से बताओ, B से आयरन सल्फर, फिर C1, बस इसके बाद काम की बात है। C1 से कौन लेगा, C देखो यहां से यहां चल के आया है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कहां गया 4, किसको दिया, कॉपर A, फिर कॉपर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, और फिर कॉपर B, फिर किसको मिला ऑक्सीजन, और तब क्या बन गया वाटर।
पूरा फ्लो चार्ट याद हो गया, बस फ्लो चार्ट लिख लीजिएगा। कैसे? एक FMN आयरन सल्फर UQ UQS2 पर रुक जाओ, फिर देखो FAD FAS UQ UQS2 रुक जाओ, ये यहाँ ये वाला हो चाहे ये वाला हो, किसको दिया? बी वाला ने। फिर साइटोक्रोम C1 ने C ले आए, किसको दिया? कॉपर A, साइटोक्रोम A3 कॉपर B, ऑक्सीजन, काम खत्म। क्लियर हो गया? बस अब बचा क्या? प्रोटॉन। इधर प्रोटॉन इकट्ठा करने हैं, वापस लाना है किससे? F0 F0 से। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से प्रोटॉन वापस आएंगे तो क्या होगा? ATP बन जाएगा। क्वेश्चन याद रखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। करा फॉलोइंग द स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस टू रिलीज और यूटिलाइज। क्या? FAD और NADH2 के पास जो एनर्जी है उसको निकालना है और उसको यूज करना है। ये कैसे होगा? तो कह रहा है इन सब को क्या करना पड़ेगा और कहां करोगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कहां पहुंचाओगे, तब क्या बनेगा? इस मेटाबॉलिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन हमेशा पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर, इसी नाते नाम क्या पड़ा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कह रहा फिगर देख लो, फिर देख ही लिया कहां प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, कहां से चलेगा, जो कि कहां बना था? मैट्रिक्स में बना था। किसके द्वारा? अब एंजाइम कौन सा लग गया, जो कि क्या है? तो देखो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां जाएगा? तो देखो थ्योरी नहीं रटोगे आप, थ्योरी रटोगे रट ही नहीं पाओगे, ये दिमाग में रखोगे। कहां गया? FMN आयरन सल्फर UQ UQS2, बस रुक जाओ। फिर देखो FAD आयरन सल्फर UQ UQS2, रुक जाओ। दोनों UQS2 के पास पहुंच गया, उठा किसको दे दिया? B, फिर आयरन सल्फर C1 ने C लेके चला गया, कॉपर A को दिया, साइटोक्रोम A को दिया, A3 को दिया, कॉपर B को दिया, ऑक्सीजन को दिया। चेन याद रखो पूरी, केवल रटेंगे थोड़े आप। इलेक्ट्रॉन किसको मिला? तो यूबी क्यूनॉन, जो कहां लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन। यूबी क्यूनॉन रिसीव कर लेगा क्या? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, कहां से? FADH2 से भी ले लेगा, एंड दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। तो कह रहा है यूबी जो क्यूनॉन है ये दो जगह से लेगा, इधर से भी और उधर से भी। इधर से लेगा तो भी बनेगा, इधर से लेगा तो भी बनेगा। रिड्यूस यूबी क्यूनॉन का नाम क्या है? ये आप रट लेंगे, रटना है। ये ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, किसको? C को देगा। अब देखो लिखा है सीधे C को देगा, तो C को देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे नहीं गुजरना पड़ेगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आना है, बताओ किससे आएगा? तो पहले B को दो, फिर C1 को दो, फिर C को दो। तो वही यहां लिखा है, C को दे देंगे किसके थ्रू? BC1 के थ्रू। फिर साइटोक्रोम C टिक कर लो, कहां पाया जाता है? प्रोटीन। कहां है? आउटर सरफेस। कहां है? इनर मेम्ब्रेन। कैसा है? बहुत बार पूछा गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ले जाएगा? 3 से 4, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम। इसमें साइटोक्रोम के साथ कौन कौन साइटोक्रोम है? A और साथ में क्या पाए जाएंगे? बहुत बार पूछा गया। कितने कॉपर सेंटर? 2। किसमें? 4 नंबर। जब इलेक्ट्रॉन पास होगा एक कैरियर से दूसरे कैरियर वाया 1 से 4, किसमें? तो साथ में क्या बन जाएगी? ATP। कहां बनेगी? 5 नंबर। ATP बनेगी कहां से? ADP। साथ में इनऑर्गेनिक। नंबर ऑफ ATP डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर NADH2 है तो 3 ATP और FADH2 है तो 2। अगर ऑक्सीडेशन कर दो एक मॉलिक्यूल NADH2 का तो क्या बनाएगा? 3। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल FADH2 कर दो तो 2। Although the aerobic process takes place only in presence of oxygen, ये टिक कर लो, बहुत बार पूछा गया है। रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड है, कहां और क्या है?
क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर, दोनों यही है। ये देखो लिखा है ऑक्सीजन एक्ट एज क्या, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन भी यही है, तो बगल में लिख दीजिए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। चाहे इलेक्ट्रॉन पूछे चाहे प्रोटॉन पूछे, क्या आंसर दोगे, ऑक्सीजन ही दोगे। कह रहा जैसा फोटो फास्फोराइलेशन में होता था, तो बताओ जरा कैसे होता था, तो वहां एनर्जी कहां से आती थी, सनलाइट से आती थी। कह रहा यहाँ जो एनर्जी, वहां जो एनर्जी होती है वो कहां से आती थी, सनलाइट से। लिखा है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर फॉर फास्फोराइलेशन, अगर रेस्पायरेशन होगा तो एनर्जी कहां से लाओगे, मैंने वही बताया था ना, फोटो फास्फोराइलेशन, इसमें क्या अंतर, यही अंतर है। फोटो फास्फोराइलेशन में एनर्जी कहां से लाए, सनलाइट से, और ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, तो ये असर्शन रीजन है बेटा, इसका नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों पड़ा, तो ये कारण है। अगर आप पहले ही पढ़ चुके हो वो मैकेनिज्म जो कहां थी, एटीपी बनाती थी, नाम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, एनर्जी रिलीज होती ड्यूरिंग द, जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, उसका इस्तेमाल कर लेते हो क्या बनाने में, कहा, एटीपी सिंथेज, कौन सा, कॉम्प्लेक्स 5। हाँ अब ये रटना है, यहां से रटना शुरू। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, एक कौन सा है F1 और दूसरा कौन सा है F0। F1 को क्या कहते हैं, हेड पीस, ये अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल होता है और यही वो जगह है जहां क्या होती है, एटीपी बनती है। लेकिन जो F0 है वो क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंटीग्रल और पेरिफेरल अंतर है, इंटीग्रल कौन और पेरिफेरल कौन, यही क्या बनाता है, चैनल, जिसके थ्रू क्या पास होते हैं, प्रोटॉन, किसको, इनर मेम्ब्रेन, पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल, साथ में कैटालिटिक साइट होती है F1 की, तो क्या बन जाता है, एटीपी। ये रट लो, चेंज कर दिया है, एक एटीपी बनने के लिए कितने H+, तो यहां भी 4 कर दो, 2 नहीं है अब 4 है, तो यहाँ 4 लिखा है, आएगा तो ये लगाइएगा थ्योरी वाला, क्योंकि ये चेंज किए हैं, डायग्राम बदलना भूल गए हैं, बदल देंगे आगे, ये थ्योरी में चेंज किए हैं। एक एटीपी, पुराने छोड़ो, नई एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, इससे नहीं है नहीं कोई, एक एटीपी बनने के लिए कितने H+, किधर से किधर जाएंगे, जाएंगे किधर से किधर, तो कहोगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स, ये एरो इधर है, F0 के थ्रू जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, हाँ मैट्रिक्स। तो पैसिव जाएंगे कि एक्टिव, पैसिव की एक्टिव, वही पूछ रहा हूं, ये डाउन है, इसका मतलब ये पैसिव है, यहां नीचे लिख दीजिए पैसिव। भाई यहां H ज्यादा, यहां H कम, तो डाउन द ग्रेडियंट नहीं हो गए, डाउन द ग्रेडियंट कहो चाहे एलोंग द ग्रेडियंट कहो। ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट सिर्फ लिखी, इसका पर्पस सुन लीजिए, हम जुड़वाए दे रहे हैं, ऐसे जोड़िए, यहां बगल में जगह खाली है, साफ साफ लिख लीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस, एटीपी बताइए बस, तो ऐसे लिखिएगा, 2 एटीपी तो सीधे सीधे मिली, हाँ या ना, और 2 NADH2 भी तो मिले थे, एक NADH2 से 3, तो 2 से, तो ग्लाइकोलिसिस का योगदान 6 एटीपी में और है, किसके द्वारा, NADH2। अब आ जाओ लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में सीधे एटीपी तो बनती नहीं है, लेकिन एक लिंक रिएक्शन में एक NADH2, तो 2 लिंक रिएक्शन चलेंगी ना, तो 2 NADH2, तो कितने एटीपी का योगदान, 6 एटीपी का और योगदान लिख दीजिए। और देखो क्रेब साइकिल,
क्रेब साइकिल में देखो ध्यान से, एक क्रेब साइकिल से एक एटीपी सीधे मिलती है, क्रेब साइकिल दो चलेंगी तो दो तो सीधे सीधे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ये बेटा किससे मिली, दो तो सीधे सीधे मिल गए। अच्छा एक क्रेब साइकिल में एक एफएडीएस2, दो क्रेब साइकिल में दो, तो एक एफएडीएस2 से दो, दो एफएडीएस2 से चार, तो चार एटीपी किसकी लिख दोगे, एफएडीएस2 वाली। अब बचे कितने, एक क्रेब साइकिल में तीन एनएडीएस2, दो में छह एनएडीएस2, सही है। एक क्रेब साइकिल में तीन तो दो में छह, और छह एनएडीएस2 कितनी एटीपी, तो 18 और लिख दो। ये किससे बनी, जोड़ लो। हैं, आ गई, गड़बड़ तो नहीं है, 42। देख लो भैया, गड़बड़ न जोड़ देना। यही है बैलेंस शीट, लिखा चाहे जो उसके चक्कर में ना रहिए, ये आपको याद रखना है। ये कैसे कैसे समझाया, ग्लाइकोलिसिस में दो सीधे मिली और दो एनएडीएस2 मिली, 6 ईटीएस से मिल गए, है ना, कितनी हो गई 8। लिंक रिएक्शन में दो एनएडीएस2 मिले तो एक से तीन, दो से छह, छह मिल गई। क्रेब साइकिल में दो तो सीधे सीधे मिल गई, दो एफएडीएस2 मिले ना, तो दो एफएडीएस2 तो इसका मतलब 4 हो गए, और कितने एनएडीएस2 6, तो कुल कितने हो गए 18। तो सब जोड़ लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईटीएस वाली एटीपी तो लिखा ही नहीं है, लिख दे, ईटीएस वाली कहां से लिखोगे, ये जो एनएडीएस2 वाली लिखे सब ईटीएस वाली ही तो है, जो एनएडीएस2 वाली सब कहां से आई हैं, ईटीएस से आई। क्लियर है, यही बैलेंस शीट है, आपको ये याद रखना है। इधर लिखा क्या उसको देख लेंगे, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, मिटाएं। चलो इधर देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन एंड नेट गेन ऑफ एटीपी। लेकिन वास्तव में कह रहा है ये केवल क्या है, थ्योरी है, हकीकत में ऐसा संभव नहीं है। ये तभी हो सकता है जब सब सीक्वेंशियल हो और सारे सबस्ट्रेट जो ग्लाइकोलिसिस से आगे टीसीए ईटीएस में सब जाएं, 1 to 1 हो, एनएडीएच जहां कहीं बने हो सब कहां चले जाएं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, वहीं बढ़ा लेना बेटा। कोई भी बीच में इंटरमीडिएट यहां वहां इस्तेमाल ना हो, कोई अल्टरनेटिव सब्सटेंस यूज ना हो, तो ये थ्योरी में प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ फर्जी, किसी किसी काम का नहीं, यहां स्टेक करो, यहां से नेट गेन कितना 38, कितने से ये ना भूलिएगा, बस एक ग्लूकोज से याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर ऐसे कहे कि एक पायरुविक एसिड से बताओ, हाँ कितने एटीपी बनेंगे, तो पायरुविक एसिड से चलाना शुरू करिएगा, ग्लाइकोलिसिस से मत चला डालिएगा। जब एक पायरुविक एसिड से कहा है तो इसका मतलब 8 तो ग्लाइकोलिसिस वाले हट गए, नहीं हट गए, तो 30 बचे, हाँ या ना। और उसका ये भी ध्यान रखिएगा कि एक पायरुविक एसिड से एक स्टाइल कोएंजाइम ये बनाइएगा, एक ही क्रेब साइकिल चलाइएगा। दिखाते हैं आपको, एक पायरुविक एसिड से चलाओगे तो एक लिंक रिएक्शन चलेगी, एक NADH2 बनेगा,
एक NADH2 का मतलब कितनी एटीपी, कोई दिक्कत? फिर एक ही क्रेब साइकिल चलेगी, एक क्रेब साइकिल से कुल 12 एटीपी का बेनिफिट होता है, तो 12 और जोड़ दीजिए, बस इतनी ही मिलेंगी। अगर कहां से चलाओगे, एक पायरुविक एसिड, 12 जुड़वा देते हैं कैसे, एक एटीपी तो सीधे मिली, कौन सी, सबस्ट्रेट वाली। कितने NADH2 निकले थे, 3, तो एटीपी कितने हो जाएंगे, एटीपी कितने हो जाएंगे हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, और 3 ही निकली थी ना। और FADH2 एक FADH2 से 2, तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, 12। तो ऐसे भी पूछेगा, एक क्रेब साइकिल से सीधे कितनी मिल सकती हैं, या एक क्रेब साइकिल से ETS चलाओ तो कितनी मिलेंगी, 12। एक क्रेब साइकिल की 12, 3 उसकी जोड़े कितनी हो जाएंगे, 12 3 15। तो इस टाइप का अगर कोई सवाल दिमाग बनाएगा एग्जामिनर, तो आप हड़बड़ी ना करिएगा, आराम से स्टेप वाइज सोचिएगा, आंसर निकल जरूर आएगा। जल्दी करेंगे बस गलत हो जाएगा। ऐसे कभी आया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग की बात है, बना सकता है सवाल। फिर कह रहा है कंपेयर कर लो किसका, तो फर्मेंटेशन बेटा क्या है, जबकि एरोबिक का है एक अंतर, फर्मेंटेशन में नेट कितने का है, जबकि एरोबिक में बहुत ज्यादा कितनी, बहुत ज्यादा कितनी, 38। NADH ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है, ये बहुत स्लो करता है किसमें, इसी नाते वहां इससे कोई एटीपी नहीं बनती हैं, लेकिन इसी NAD से यहां ढेर सारी एटीपी बन जाती हैं। एम्फीबोलिक पाथवे, यहाँ फर्जी कहानी बहुत दी है, छोड़ना नहीं, यहाँ छोड़ेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आया हुआ सवाल है, पहले आप ये देखोगे तब वो समझ में आएगा, छोड़ने नहीं कहा भैया। देखो, तो सीधी चेन तो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट से होते हुए अंततः क्या बनाओ, फिर क्या बनाओ, फिर क्या चलाओ, फिर अपना एटीपी बनाओ जैसे बनता था, ये सीधी चेन है। लेकिन कभी कभार देखो क्या होता है, तो कभी कभार ऐसे होता है कि मन किया प्रोटीन से बनाए अमीनो एसिड और इनसे एनर्जी बनानी है, तो अमीनो एसिड को इंटर कराएंगे पाथवे में, क्या बना करके, पायरुविक एसिड बनाकर। फिर देखो फैट से एनर्जी निकालनी है, तो फैट से एनर्जी निकाल, पहले तोड़ो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एंट्री कराओ क्या करके, और अगर फैटी एसिड है तो एंट्री कराओ क्या बना करके। इसका मतलब ये है कि अगर ग्लूकोज है तो शुरू से शुरू करोगे, फैट है या प्रोटीन है तो शुरू से नहीं लेंगे, बीच में एंट्री करवाएंगे। तो किसको कहां एंट्री कराएंगे, एक ये सवाल याद रखना है। एक और बात, कल को मान लेते हैं कि शरीर में फैट की कमी पड़ गई, तो यहीं से वापस ले लेंगे, और प्रोटीन कमी पड़ गई तो यहां से वापस ले लेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, इधर से इधर जा रहे हो तो तोड़ रहे हो ना, ये तो कैटाबोलिज्म है। लेकिन अगर ये बनाने लगे तो बताओ ये कैटाबोलिक है कि एनाबोलिक है, ओके दोनों है, और दोनों है तो एम्फीबोलिक, यही कॉन्सेप्ट है। कभी कभार उल्टा हो जाता है, इससे क्या बना लेंगे और इससे क्या बना लेंगे, फैटी एसिड, और बन जाएगी फैट, तो इसको क्या कहोगे, एनाबोलिज्म। और अगर इधर तो चले तो कैटाबोलिज्म है कि एनाबोलिज्म, दोनों, तो क्या कहोगे, एम्फीबोलिक। 3 क्वेश्चन है केवल यहां। पहला, कौन सा सबस्ट्रेट है जो पहले स्टेप से एंट्री करेगा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। कौन है जो बीच में एंट्री मारेंगे, तो बीच में कहां एंट्री मारेंगे, तो आपका अलग अलग पॉइंट है, फैटी एसिड का अलग है, ग्लिसरॉल का अलग है, अमीनो एसिड का अलग है। फिर इसके कैटाबोलिक है कहोगे हाँ, एनाबोलिक है कहोगे हाँ, तो है क्या। यही 5 सवाल है बस। एक और अभी दिखाते हैं, अंडरलाइन नहीं करेंगे, जब बताएंगे तभी करेंगे, सुनेंगे केवल। ग्लाइकोज फेवर्ड सब्सटेंस है, रेस्पिरेशन, ऑल कार्बोहाइड्रेट, ये लिखो। सबसे पहले क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज, फिर कहाँ यूज करोगे,
रेस्पायरेशन। बाकी सब्सटेंस भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं इंटर करेंगे, ये काम का क्वेश्चन है आपके। कह रहा फिगर देखो, देख चुके हैं। कह रहा पॉइंट ऑफ एंट्री बताओ, तो बताते हैं। फैट को तोड़ लेंगे किसमें, फिर फैटी एसिड को इंटर करेंगे क्या बना करके, और ग्लिसरॉल को इंटर करेंगे क्या बना करके। पहले डाइहाइड्रोक्सी बनाएंगे, फिर पीजी एल बना देंगे। क्लियर। प्रोटीन को क्या बनाएंगे, फिर उसको इंटर करेंगे कहां, या तो कहां इंटर करेंगे, क्रेब साइकिल, और या तो क्या बना लेंगे। एनसीईआरटी में लिखा कुछ और है, डायग्राम में बना कुछ और है। डायग्राम देखो, अमीनो एसिड की एंट्री कहां है, कहां है, लिखा ये है बेटा, ये लिखा है। अमीनो एसिड की 3 एंट्री लिखी हैं थ्योरी में, तो थ्योरी तो सही है। क्या एंट्री करोगे, या तो बताओ इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो तीनों के लिए कॉमन है। ये है, क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2016 में आया हुआ सवाल है। कौन है जो कॉमन है, कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कह रहा रेस्पायरेशन वास्तव में क्या है, तो कहोगे ब्रेकडाउन है। ट्रेडिशनली इसको हम लोग क्या मानते हैं, कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक पाथवे है भी, कोई दिक्कत, लेकिन थोड़ा अगर और समझो, अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा क्या। क्योंकि हम एनर्जी ले रहे हैं तो कैटाबोलिज्म तो है ही, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मॉलिक्यूल क्या कर लिया जाए, विड्रा कर लिया जाए, और उससे क्या कर लिया जाए, सिंथेसिस कर लिया जाए। जैसे फैटी एसिड को तोड़ के एसिटाइल कोएंजाइम बनाओ, इसका इस्तेमाल करो। लेकिन अगर कहीं काम पड़ गया फैटी एसिड का, तो वापस कर देंगे और क्या बना लेंगे, फैट। रेस्पिरेटरी पाथवे अगर पूरी पिक्चर देखोगे तो यहाँ ब्रेकडाउन भी हो रहा, और ब्रेकडाउन और सिंथेसिस को मिला दोगे तो फिर क्या होगा, तो कहोगे ये क्या हो जाएगा, एम्फीबोलिक। तो एक क्वेश्चन ये है। सबके एंट्री पॉइंट याद रखिए, किसकी एंट्री पॉइंट कहां है, फैटी एसिड की, फैटी एसिड की, और ग्लिसरॉल की, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और पीजीएल, और अमीनो एसिड की कहीं से भी एंट्री कराओ, 3 जगह से। और ग्लूकोज की फर्स्ट स्टेप कहां से, आखिरी हेडिंग आरक्यू। करा एक और एस्पेक्ट है इसका रेस्पिरेशन का, फार्मूला याद रखेंगे, CO2 ऊपर लिखेंगे, O2 नीचे लिखेंगे, बस। O2 हमेशा क्या होती है, CO2 हमेशा रिलीज, तो वॉल्यूम ऊपर नीचे रखेंगे तो क्या कहोगे, RQ। RQ किस पर डिपेंड करेगा, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तो RQ क्या आया, ये बिकाज लिखा है, बिकाज का मतलब है एसर्शन रीजन। RQ1 क्यों है, क्योंकि बराबर मात्रा है किसका, और बराबर क्यों है, बराबर क्यों है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। फिगर आपको याद ही है, कितने CO2 यूज किए और कितने CO2 निकाले, 1 आ ही गया। लेकिन जब फैट का रेस्पिरेशन करेंगे तो जैसे याद रखना, कौन सा, ट्रिप्लामेटिन, ध्यान से सुनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ट्रिप्लामेटिन जब यूज करेंगे तो कितने O2 लगेंगे और कितने CO2 लगेंगे, तो आंसर कितना आएगा। अगर 1 कर दिया यहां तो आंसर बदल जाएगा, यहां 102 की जगह क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और कितने वाटर, 98 के आधे कितने होंगे, हैं 98 का आधा करिएगा, एनर्जी आधी हो जाएगी, सब आधा हो जाएगा। अच्छा अगर प्रोटीन यूज करेंगे तो भी लेस देन 1। ये बताओ लेस देन 1 कम मिलता है, तो बगल में लिखिए CO2 क्या होगा, लेस देन की मोर देन, है
CO2 लेस देन O2। हिंदी में सुने, जितनी ऑक्सीजन खर्चा करेंगे उससे कम CO2 निकालेंगे, तभी क्या होगा, RQ लेस देन 1। तो किसका लेस देन 1? प्रोटीन का और फैट। कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लिखा है ऑर्गेनिज्म हमेशा मोर देन 1 ऑप्शन यूज करते हैं। प्योर प्रोटीन या प्योर फैट नेवर यूज एट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कल प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, कल हम वो नहीं दे पाए थे रीजन, आज दोनों दे देंगे, फोटोसिंथेसिस के भी और रेस्पिरेशन।